नमस्ते, राधे राधे जी, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राजस्थली क्लासेस में और मैं शालू धवन आप सबका स्वागत करती हूँ। हाँ जी भाई, जो भी बच्चे साथ जुड़े हैं क्लास को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। लाइक शेयर करते चलिए। हम लोगों ने जैसा कि तय किया कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो आज भी हम वही प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो प्रश्न देखिएगा जो लेकर आए हैं, अच्छे प्रश्न हैं तो जरूर उत्तर दीजिए और अपना स्वयं का आकलन स्वयं कीजिए। ठीक है भाई। तो देखिएगा पहला प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन बोलता है 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। यहाँ नैतिक तर्क की बात की जा रही है और स्पेशली कहूं तो ये जो प्रश्न है कोहलबर्ग के सिद्धांत से लिया गया है। यानी यहाँ आपको किस आधार पर उत्तर देना है? कोहलबर्ग की थ्योरी के आधार पर, क्योंकि सीधे तौर से नैतिक तर्क की बात हो रही है और मैंने आपको पहले ही बताया नैतिक तर्क जहां पर आ जाएगा वहां कोहलबर्ग अपने आप में ही लागू हो जाएंगे। कोहलबर्ग ने ही नैतिक तर्क शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिएगा क्या कहते हैं, 9 साल के बच्चे की नैतिक तर्कणा। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। दूसरा है सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं और कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो भाई यहाँ पर 9 साल के बच्चे की बात है। 9 साल के बच्चे की नैतिक तर्कणा किस तरह की होती है? यहां ध्यान देंगे कोहलबर्ग ने जो अपनी थ्योरी दी, उस थ्योरी में इन्होंने प्रारंभ में कोई नैतिकता नहीं बताई, धीरे धीरे नैतिकता का विकास बताया और उसके बाद नैतिकता में अच्छाई बुराई की चर्चा की। तो यहाँ जो आपका उत्तर है बच्चों, यहाँ आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? सी। यहाँ ध्यान रखना, इस एज का बच्चा किसी कार्य का क्या देखता है? भौतिक परिणाम। यानी उसके पीछे का तर्क नहीं देखेगा, लेकिन वहां जो रिजल्ट है वो जो रिजल्ट है उसकी अच्छाई बुराई के आधार पर उसको देखा जाएगा। तो यहां जो उत्तर है आपका वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक बालक जिसकी संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी इस वातावरण में वो प्रत्यक्षीकरण बहुत अच्छी तरह से कर लेता है, तो उस बच्चे में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? भाई जल्दी से उत्तर दीजिएगा। कौन सी बुद्धि अच्छी होती है जो इस वातावरण की चीजों को अच्छे से देख लेता है? अंतर्वैयक्तिक, संगीत, भाषाई या स्थानिक? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है जहां एक दूसरे की बात आती है। संगीत से जुड़ी बुद्धि संगीतात्मक बुद्धि, भाषा को समझने वाली भाषाई। तो यहाँ जो आपका उत्तर होगा वो कौन सी बुद्धि होगी? स्थानिक। यहाँ इस संसार की प्रत्येक वस्तु का क्या करता है? प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ किस बुद्धि की बात हो रही है? यहाँ पर स्थानिक बुद्धि की बात की जा रही है। और ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न किसके सिद्धांत से लिया गया है? ये प्रश्न किसके सिद्धांत से लिया गया है? गार्डनर। गार्डनर ने अपनी थ्योरी में बुद्धि का कई भागों में विभाजन किया या बुद्धि को कई प्रकार का बताया और वहां गार्डनर ने कहा कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार की होती है। स्थानिक बुद्धि वो बुद्धि होती है जो हर चीज की क्षमता का प्रत्यक्षीकरण करती है, स्थान विशेष की योग्यताओं का। तो इस आधार पर आंसर जो है बच्चों वो यहाँ क्या रहेगा? स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है। साथ साथ पढ़ते भी जाइए आप लोग। प्रश्न कहता है रवि 6 वर्ष का बालक है। वह यह सोचता है कि माता पिता जब बाजार से आएंगे तो उसके लिए खिलौने लाएंगे। रवि किस तरह के चिंतन को काम में ले रहा है? बताइएगा। प्रत्यक्षात्मक, अभिसारी, आलोचनात्मक या सृजनात्मक?
देखो मैंने आपको चिंतन बताए, अभिसारी चिंतन वो चिंतन जहां जो जैसा है उसी आधार पर स्वीकार करना। यहाँ बच्चा कल्पना से भी जुड़ रहा है, कल्पना करता है कि माता पिता जब बाजार से आएंगे तो क्या लाएंगे, अर्थात सामने मौजूद स्थिति के आधार पर चिंतन कर रहा है, तो वहां पर अभिसारी होगा। आलोचनात्मक चिंतन जब तर्क वितर्क के आधार पर वो कार्य करेगा, किसी चीज के पक्ष विपक्ष में तर्क देगा। क्रिएटिव थिंकिंग अलग है, तो यहाँ जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन यहाँ की स्थिति के आधार पर आपका उत्तर ठीक बनेगा, तो यहाँ जो उत्तर है वो क्या होगा, प्रत्यक्षात्मक। अगला प्रश्न देखिएगा, जल्दी से पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार है। जीवन भर सीखते हैं, उसका क्या आधार है? देश को आवश्यकता है अधिक शिक्षित लोगों की, ज्ञान का गतिक विकास होता है, लोगों की अधिक से अधिक सीखने की इच्छा है, देश में स्कूलों की कमी है। ये ध्यान रखना, ज्ञान आगे से आगे चलता है, तो यहाँ जो उत्तर है वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का गतिक विकास। यहाँ जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवन भर सीखने की संकल्पना। जीवन भर जो सीखने की बात है वो यहाँ ऑप्शन नंबर बी के आधार पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही है? यहाँ देखो मैं फिर वही बात कहूंगी, निर्मितवादी वो विचारधारा है जहां से आपके लिए लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट विचारधारा है, तो आपको ध्यान रखनी है। क्या सही है? ज्ञान विभिन्न कौशलों के द्वारा स्थानांतरित होता है, ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा पुस्तकों से लिया जाता है, ज्ञान विशेषज्ञों के द्वारा दिया जाता है, और लास्ट क्या कहता है, अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है। उम्मीद है उत्तर समझ ही गए होंगे। यहाँ उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ की स्थिति की बात करें तो अधिगमकर्ता के अंतर्गत ज्ञान का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ की बात करूं तो देखो मैंने आपको पहले ही कहा था, निर्मितवादी ही संरचनावाद है, और ये लोग कहते हैं बच्चा ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। तो यहाँ आधार जो, इसी आधार पर आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है बच्चों, पूछा जा चुका है पहले भी। एक लड़का जो लड़की को लकड़ी तथा 100 को वॉज कहता है, वह किससे पीड़ित है? बहुत सारे रोग मैंने आपको बताए थे, तो मुझे बताइएगा वो बच्चा किससे पीड़ित होगा। यहां देखो बच्चा जो है, बच्चा बोलने में गड़बड़ कर रहा है, लड़की को लकड़ी कह रहा है और 100 को वॉज कह रहा है, तो बच्चा जो है वो किस स्थिति से पीड़ित है? यहां बच्चा गलत पढ़ रहा है, तो उत्तर जो है वो क्या होगा, डिसलेक्सिया। बच्चे ने गलत ही पढ़ा, लड़की को लकड़ी पड़ गया, यानी शब्दों में फेरबदल हो गया, मिलते जुलते शब्दों में फेरबदल हो गया, बच्चा इन दोनों को उल्टा सीधा कर गया। तो यहाँ पर बच्चे ने जो पढ़ने में गड़बड़ की वो किस रोग से संबंधित हो गया, डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया पढ़ने में दिक्कत होती है और डिस्ग्राफिया लिखने में दिक्कत होती है। गणित से संबंधित जो समस्या है वो कहलाती है डिस्कैल्कुलिया। अगला देखिएगा जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा,
उत्तर दीजिएगा। अधिकांश व्यक्तियों की जो बुद्धि लब्धि है औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम बच्चे या व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? यह कौन सा सिद्धांत है? यहां ध्यान रखना, ये जो सिद्धांत है ये किससे जुड़ता है? बुद्धि के वितरण से। बुद्धि के वितरण को इस घंटीनुमा आकार के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है और ये आकार क्या कहता है कि कुछ लोग संसार के, कहूं तो लगभग जो 60% जो लोग हैं संसार के, 60% जो लोग हैं उनकी बुद्धि जो है वो औसत होती है, अधिकतम। ये औसत बुद्धि के लोग हैं। और औसत से इधर की बात करूं और औसत से पीछे की बात करूं, यहां से ये बुद्धि चल रही है 1 2 3 करके ये 70, और फिर यहां से ये स्थिति की बात करें तो ये लगभग 120 और इसके आगे 70 से कम बुद्धि के लोग जो हैं वो मंद बुद्धि की श्रेणी में आ रहे हैं। और 70 यहां पर 90 की बात करूं, 90 से ऊपर औसत बुद्धि शुरू होगी, 90 से 110 तक। और इसके बाद की स्थिति की बात करूं तो वो जो है आपकी वो कौन सी बुद्धि होगी? फिर आगे प्रतिभाशाली। ये जो बुद्धि का वितरण है कि मैक्सिमम जो लोग हैं संसार के वो औसत बुद्धि के होते हैं, बहुत कम प्रतिभाशाली और बहुत कम व्यक्ति ही क्या होते हैं? मंद बुद्धि। ये किसे बताता है? बुद्धि के वितरण को। ध्यान रखना, बुद्धि के वितरण को किस आधार पर प्रस्तुत किया जाता है? घंटीनुमा आधार पर या घंटीनुमा आकृति के आधार पर बुद्धि के वितरण को दिखाया जाता है। तो ये बुद्धि से जुड़ा प्रश्न है। ये पूरी स्थिति किससे जुड़ती है? बुद्धि के वितरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक नहीं है। कौन सा बालक समस्यात्मक नहीं है? उत्तर आप देने ही लगे हैं। माता पिता का कहना ना मानने वाला, मंदबुद्धि वाला, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला। यहां उत्तर दीजिएगा भाई जल्दी। यहां बिल्कुल हम तो रोज ही है ना माता पिता का कहना नहीं मानते। मनी मनी ये बात आ रही होगी, हम तो रोज ही नहीं मानते। तो माता पिता का कहना ना मानना जनरली कहूं एक अलग चीज है, लेकिन बाकी तीनों कैटेगरी समस्यात्मक बालकों से जुड़ती है। चोरी करना, झूठ बोलना और मंदबुद्धि, ये सब समस्यात्मक बालक हैं। यहां पर ये समस्यात्मक बालक की श्रेणी में नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसकी पहल पर तैयार किया गया? बताइएगा किसकी पहल पर तैयार किया गया है? राइट टू एजुकेशन आया 2009 में और एनसीएफ आ गया था 2005 में। ये तैयार किया गया किसके कहने के आधार पर या किस संस्था के आधार पर? एनसीईआरटी। तो यहां जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? एनसीईआरटी। और राज्यों की स्थिति की बात करें तो वहां ये, हालांकि अब इसमें भी चेंज हो गया है, बदलाव, लेकिन यहां उत्तर जो है वो क्या होगा? एनसीईआरटी। अगला प्रश्न देखिएगा, भाषा से संबंधित है। उत्तर दीजिएगा बच्चों। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करती। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तो बताइएगा भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा?
एक मिनट बच्चों, यहाँ अगर एनसीईआरटी वाली बात करें तो एनसीईआरटी, यहाँ एनसीईआरटी के द्वारा इसे बनाया गया था। हाँ, तो यहाँ पर ये आंसर होगा एमएचआरडी। हेड जो संस्था है वो एमएचआरडी होगी, और उसी के आधार पर, उसी के कहने पर जो इसे बनाने का कार्य किया था उसमें इसकी भूमिका मुख्य थी। तो यहाँ जो उत्तर आपका होगा वो क्या होगा, एमएचआरडी। ठीक है बच्चों, करेक्शन करना है इसको। यहाँ की बात करें तो भाषा से जुड़ा ये उत्तर दीजिएगा मुझे। भाषा क्या करती है भाई? भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, प्रभावित करती है। विचार प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करती, प्रभावित नहीं करती। तो बताइएगा, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को क्या करती है? प्रभावित करती है, पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं करती। भाषा के साथ साथ और भी मानसिक क्रियाएं हैं जो हम करते हैं, या कहूं भाषा जो है माध्यम हो सकती है लेकिन पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं, हाँ प्रभाव जरूर डालेगी। तो यहां जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 11। जल्दी से पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक और औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों जरूरी है? बताइएगा। स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक और औपचारिक खेलों, खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों जरूरी है? आंसर डी होगा या ए होगा? यहां ध्यान रखिएगा, उत्तर उपरोक्त सभी होगा। खेलों के माध्यम से सभी पक्षों का विकास होता है। सभी पक्षों में इंपॉर्टेंट, यहां अगर उपरोक्त सभी नहीं होता तो हमारा उत्तर शायद शारीरिक होता, लेकिन क्योंकि उपरोक्त सभी दिया गया है तो हमारा उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी ही होगा। आपने कई बार पढ़ा है कि खेल बच्चे के सामाजिक विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब खेलता है तो अपने आप में ही उसकी जो स्थिति है वो डेवलप होती है, भाषा का विकास होता है और बहुत सारी चीजों का विकास होता है, सहभागिता, सहयोगिता और इत्यादि इत्यादि सब भाव विकसित होते हैं। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बढ़िया है, अच्छा प्रश्न है बच्चों, अच्छा प्रश्न है, उत्तर जल्दी दीजिए। जीवन का प्रथम सुखद अनुभव किसे माना जाता है? संवेदना, अभिरुचि, स्मृति और अवधान। तो ध्यान रखिएगा, जीवन का प्रथम सुखद अनुभव किसे मानते हैं? संवेदना को। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक ज्ञान हमारे लिए क्या है? संवेदना है। और जीवन का पहला सुखद अनुभव यही है, हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां ठीक हैं। तो यहां इसी आधार पर पहला सुखद अनुभव हमेशा किसे माना जाएगा? संवेदना को। बाकी सब इसके बाद कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, यदि एक कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है, यानी एक बच्चे में कुछ समस्या है, तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? जो समस्यात्मक बालक है आप उसमें क्या देख रहे हैं? उस छात्र का अपने स्वर यंत्र पर नियंत्रण नहीं है, वह अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है, भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धि हासिल करता है, वह कक्षा में अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। बताइएगा, प्रश्न क्या कहता है? एक विद्यार्थी दोषयुक्त आचरण कर रहा है, तो आप उसमें क्या पाएंगे? और यहां पर ये जो कहूं तो ये भाषा दोषयुक्त की बात है,
तो यहां जो इसका उत्तर होगा वो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बच्चे का स्वर यंत्र पर कंट्रोल नहीं होता जब उसमें भाषा से संबंधित कोई समस्या होती है, और जनरली अधिक बोलना नहीं, वो जो कंडीशन है तो ऐसा भी संभव होता है कि यहाँ नियंत्रण नहीं है और इसी कारण कई बार वो बच्चा शैक्षिक उपलब्धि अधिक हासिल करता है। तो एज अ टीचर आपकी बात करें तो आप सबसे पहले उसे कहाँ पहचान लेंगे, पहली स्थिति, ये भी बाद में आएगी अंतिम स्तर पर, तो पहली स्थिति में आप कैसे पहचानेंगे उसे, उसका अपने स्वर यंत्रों पर क्या नहीं है, नियंत्रण नहीं है। तो ये तो बिल्कुल लास्ट की कंडीशन है, जहां सत्र की समाप्ति हो रही है, वहां शैक्षिक उपलब्धियों में आप देखेंगे कि बच्चे का रिजल्ट कैसा है। परंतु वर्तमान की बात करें, पहली स्थिति में यहां उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी कक्षा का एक छात्र, नाम कुछ अजीब सा दे रखा है, कुछ भी लिख देते हैं या केवल इसको हटा देते हैं ना। एक छात्र शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में उसके पिछड़ने की चिंता हो सकती है। यानी बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, एज अ टीचर आपको क्या लगता है वो किस और क्षेत्र में पिछड़ सकता है, संवेगात्मक विकास में, बौद्धिक विकास में, सामाजिक विकास में, या सभी में। बताइएगा वो किस क्षेत्र में पिछड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है वो सभी क्षेत्रों में पिछड़ सकता है, सभी क्षेत्रों में पीछे जा सकता है। बच्चे की शारीरिक कमी उसे बाकी सब क्षेत्रों में पीछे ले जाती है, तो यहां जो उत्तर है वो क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। कौन सा कथन वृद्धि की, यहां देखो वृद्धि है, विकास नहीं है, की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं चलती, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाती है, यह एक मात्रात्मक पहलू है। यानी क्या तो वृद्धि में शामिल है और क्या शामिल नहीं है। बताइएगा, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है या नहीं चलती, तो नहीं चलती, अर्थात ये तो ठीक है। यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाती है, ये भी ठीक है। यह मात्रात्मक होती है, ये भी सही है। यहां दिया है यह मापने योग्य नहीं है, जबकि वृद्धि मापन योग्य होती है। तो यहां जो आपका उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि हमें किसे ढूंढना है जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समवयस्क जो उसके बराबर के हैं, जिससे, शायद इस प्रश्न को हम पहले कर भी चुके हैं, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। हाँ, हम इसको पहले भी कर चुके हैं, तो भाई फटाफट मुझे उत्तर दीजिएगा जल्दी। ये प्रश्न हम पहले किसी उसमें कर चुके हैं, तो पूछा गया है पहले भी। यहां जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सामाजिक कौशल सीख सकें। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना, एक दूसरे के उत्तर को सीखना, बेहतर तरीके से नियंत्रित करना, ये सब पीछे है। हम बच्चे को साथियों से बातचीत करने को प्रेरित करते हैं। कभी गौर करना, बच्चा अगर बगीचे में माँ के साथ खेलने जाए और माँ के साथ जाकर बैठ जाए टेबल पर, तो कभी गौर करना, आप में से भी बहुत माएँ होंगी,
माँ बच्चे को कहती है कि जाकर खेलो। जबरदस्ती कुछ बच्चों को माँ बुलाएगी और उनको बुलाकर कहेगी जाओ इसे भी ले जाओ, इसे भी खिलाओ, मैं यहां से बैठकर देखूंगी। माँ ऐसा क्यों करती है? माँ ऐसा इसलिए करती है ताकि कुछ सामाजिक कौशल जो समवयस्कों के बीच ही डेवलप होते हैं, बच्चे में वो विकसित हो सके। हमने बहुत सारी अच्छी बातें सिखा दी, बहुत सारी नैतिकता, बहुत सारे आदर्श, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सेम एज में ही बच्चा सीखता है। आपस में ही लड़ झगड़ कर अपनी बात को संभाल लेना, ये गुण बच्चा कब सीखता है? जब वो समवयस्कों के साथ खेलता है। तो यहां जो है आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई? अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न पढ़ो जल्दी। जब वयस्क के सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के प्रदर्शन की तरफ सुगम बनाते हैं। यानी वयस्क तो सीख गए, वयस्क लोगों ने तो क्या कर लिया? सामंजस्य कर लिया, समायोजन कर लिया। अब वे बच्चे का ये वर्तमान स्तर है और इसे संभाव्य स्तर तक ले जाने के लिए बच्चे की प्रगति के क्रम को सुगम बनाते हैं, सरल बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? बताइएगा। सहभागी अधिगम, समीपस्थ विकास, सहयोगात्मक अधिगम, सहयोग देना। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर आप इसका उत्तर सही देते हैं तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ आप प्रश्नों की गहराई को समझने लगे। यहां जो उत्तर होगा वो क्या होगा? समीपस्थ विकास। और ये किसकी संकल्पना है? किसके द्वारा दिया गया है? वाइगोत्स्की। और इसी के आधार पर ZPD, और आपने पढ़ा था जिसे हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग की बात है भाई। हम तो सीख चुके हैं, अब हम अपने से छोटों को हेल्प करते हैं ताकि वो संभाव्य स्तर तक कार्य कर सके। तो यहाँ स्कैफोल्डिंग ZPD की बात है और यही ZPD किससे जुड़ता है? समीपस्थ विकास से। तो भाई बच्चों यहाँ जो उत्तर आया वो उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये सब बातें अलग हैं, यहाँ डायरेक्ट उत्तर जो है वो समीपस्थ विकास है। अगला देखिएगा, देखिए ये भी वाइगोत्स्की से ही प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या कहता है। भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषा में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। भाषा अर्जन की युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया, अंतःक्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भाई उत्तर दीजिएगा। सभी प्रश्न बहुत बढ़िया है बच्चों, सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं और ये रीट के आधार पर, यानी रीट में पूरी संभावना है प्रश्न आपके इसी तरह के आएंगे। सभी नहीं तो कुछ प्रश्न आपके इसी रूप में होंगे। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा सबको। देखिएगा यहाँ की बात करूं तो ये गलत है। वाइगोत्स्की कहते हैं संस्कृति की भूमिका अच्छी होती है। भाषा अर्जन की युक्ति से भाषा सीखते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ ये भी गलत हो गया, प्रभाव पड़ता है। बेस्ट जो आपका उत्तर है वो यही है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है, भाषा बच्चे के चिंतन स्वभाव को बदलती है। बच्चे में स्वभाषा का विकास होता है, बच्चा खुद से बातचीत सीखता है, अपने आप को आत्मनिर्देशित करता है। तो यहाँ जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन। प्रश्न क्या कहता है? कक्षा एक में बच्चे की भाषा विकास किस क्रम में होनी चाहिए? मैंने आपको कई बार ये क्रम बताया है, कई बार।
और इस क्रम को हम लिखते हैं LSRW। लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग पढ़ना और W है राइटिंग। सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। सही क्रम देखिएगा ये है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी ऑप्शन आता है, जैसे यहां तो ये इस रूप में दिया और ऑप्शन इस रूप में भी आ जाता है। ऑप्शन ए की बात करूं तो ये क्या होगा, SRWL, ये ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी की बात करूं तो RWSL, डी की बात करें तो SLRSW। तो यहां भाषा विकास का क्रम क्या होगा, LSRW, और यहां क्रम क्या होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ध्यान रखिएगा ये इस रूप में भी पूछा जाता है, तो दोनों तरह से याद रखना, केवल हिंदी में नहीं इंग्लिश में भी याद रखना। इसी रूप में भाषा विकास का क्रम पूछते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, काफी बड़ा प्रश्न है, घबरा मत जाना भाई। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, यानी टीचर को ये चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी बच्चे अपने आप को सम्मानित फील करें, किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा कोई अपमान हुआ। इसके लिए टीचर को क्या चाहिए, वह कड़े नियम बनाए और बच्चे जो उनका पालन ना करें उन्हें दंड दे। बी है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें उन्हें कठोर परिश्रम करना है। सी है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, संपन्न घरों से हो, उन्हें आदर के रूप में प्रस्तुत करें। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विभिन्न मतों को प्रोत्साहित करें। उम्मीद है उत्तर आपको पता लग ही गया होगा। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी बेस्ट यही है। कोई बच्चा जो दूर दराज के क्षेत्र से आया है, वंचित पृष्ठभूमि का है, बहुत दूर किसी ऐसे क्षेत्र से आया है जहां उसके रहन सहन, बोली भाषा में शहरी बच्चों से काफी अंतर है, तो वो बच्चा भी क्लास में कैसे एक सम्मान का भाव फील करे, कैसे क्लास के साथ सामंजस्य बैठाए। तो यहां उत्तर उस आधार पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इंक्लूसिव, जहां पे इंक्लूसिव शिक्षा की बात आ रही है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी भी कुछ सीख नहीं सकते। तो बताइए समावेशी का दर्शन क्या होगा। इसका दर्शन होगा सभी बच्चे नियमित विद्यालय प्रणाली में एक समान शिक्षा प्राप्त करने का क्या रखते हैं, अधिकार। ये कौन सी स्थिति से जुड़ता है, समावेशी से। मैं आपको कई बार ये बात कह चुकी हूं, समावेशी शिक्षा एक स्थान पर सबके लिए एक सी शिक्षा, बिना भेदभाव के शिक्षा कैसी शिक्षा होगी, समावेशी। जहां ना अमीर गरीब का भाव अलग होगा, ना वहां पर कोई शारीरिक रूप से दिव्यांगता का भाव अलग होगा, ना मंदबुद्धिता, ना प्रतिभा, ना सृजनशीलता, सब बच्चे कॉमन है। तो वो स्थिति कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा। ठीक है भाई। अगला देखिएगा, संपुष्ट कार्यक्रम। कई बार बच्चों देखो हम वही बात है, ये रिच है या इसे कहा जाएगा समृद्धि, या इसी को कह देते हैं कि एक कहते हैं ना कि बहुत अच्छा प्रोग्राम, आगे का बढ़ता हुआ प्रोग्राम। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं।
साधारण बालकों के लिए, शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए, कमजोर बालकों के लिए, प्रतिभाशाली के लिए। जब तक यहां संपुष्ट का अर्थ नहीं पता लगेगा तब तक आप उत्तर नहीं दे सकते। तो संपुष्ट जो कार्यक्रम है वो किन बच्चों के लिए अच्छे होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। यहां प्रतिभाशाली बच्चों को जब आप आगे की शिक्षा की बात करते हैं, रिच कार्यक्रम यानी उसे कठिन विषय वस्तु प्रदान करना, अपनी क्लास की चीजें सीख ली हैं, अब उसे आगे की कक्षा की जानकारी देना, या उसके लिए कुछ ऐसी पुस्तकों की व्यवस्था करना जो उसकी क्लास के बच्चों के लेवल से थोड़ा सा और सुपीरियर हो। तो सुपीरियर जहां पर चीजें कार्य करेंगी वहां किन बच्चों के लिए काम होगा? प्रतिभाशाली के लिए। ठीक है भाई। अगला देखिएगा, एक लंबे व्याख्यान को देते हुए शिक्षक को बीच में विराम लेना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, अपनी भावभंगिमा बदलनी चाहिए, लगातार बोलने चाहिए। बताइएगा क्या अच्छा होगा? व्याख्यान, लंबा व्याख्यान है, बीच बीच में क्या पूछने चाहिए? प्रश्न पूछने चाहिए। बीच में प्रश्न पूछेगा तो व्याख्यान का क्रम थोड़ा सा टूटेगा, टीचर को भी कुछ रेस्ट मिलेगा और विद्यार्थी भी सोचने को तत्पर होंगे, जागरूक होंगे, अलर्ट होंगे। तो यहां जो है प्रश्न पूछकर बच्चों को भी तत्पर करेगा, खुद को भी रेस्ट देगा। तो बीच में क्या पूछना चाहिए? प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? लिंग भेद का, रोग का, आयु का या थकान का? सबसे कम। बताइएगा सबसे कम प्रभाव किससे जुड़ेगा? लिंग भेद, रोग, आयु, थकान, ये सब प्रभाव डालती हैं। लिंग भेद अधिगम पर प्रभाव नहीं डालता। लड़का हो या लड़की अपनी आयु, अपनी बुद्धि के आधार पर सीखते हैं, लड़के लड़की का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा है ये भी। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए या उसका अध्ययन करना चाहिए, किसने कहा है? ये कथन बहुत फेमस कथन है कि बच्चा एक पुस्तक के समान है, बालक एक पुस्तक के समान है और प्रत्येक अध्यापक को चाहिए कि वो इस पुस्तक का अध्ययन करे। ये कथन कहने वाले कौन है? रूसो। और रूसो ने अपनी कथन जो है किस पुस्तक में दिया था? ईमाइल। ईमाइल पुस्तक में रूसो ने कथन दिया था, बहुत फेमस कथन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है देखिएगा क्या कहता है। वाह, ये भी अच्छा प्रश्न है, उम्मीद है सभी बच्चे बहुत अच्छे से उत्तर देंगे। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली किस नाम से जानी जाती है? सभी का उत्तर आना चाहिए भाई। यहां महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई प्रणाली क्या कहलाती है? हस्तकला, व्यवसायिक, बाल केंद्रित या बुनियादी? उत्तर होगा बुनियादी शिक्षा प्रणाली। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली क्या कहलाती है? बुनियादी शिक्षा प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आज का अंतिम प्रश्न होगा और उम्मीद है सभी बच्चे बहुत आसानी से इसका उत्तर देंगे। बताइएगा इसका उत्तर, जल्दी से दीजिएगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल जी, आपका जो आंसर है यहां तत्परता का नियम देने वाले कौन है? थॉर्नडाइक। बिल्कुल सभी बच्चे जो है उत्तर परफेक्ट है। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे मुख्य और 5 नियम दिए थे गौण। थॉर्नडाइक की किताब जो थी उसका नाम क्या था? शिक्षा मनोविज्ञान। और थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है
इस सिद्धांत का जो बेस था, जिस आधार पर थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया, वो क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये जो नियम है, इस नियम को देने वाले जो विचारक हैं, वो विचारक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक ने जो ये नियम दिया, ये अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण नियम है। थॉर्नडाइक जो है, इन्होंने नियम दिया, ये इंपॉर्टेंट नियम है। तो यहां हमने जो ये नियम पढ़े या कहें ये जो प्रश्न करे, काफी अच्छे प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इन प्रश्नों पर जरूर गौर कीजिएगा। उम्मीद और संभावना पूरी बनती है कि इनमें से ही कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर आपकी परीक्षा में मिलेगा। तो क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं बिल्कुल काफी कहूं तो प्रश्न बहुत अच्छे थे, तो एक बार इन सबको ध्यान से देखिएगा। तो फिर उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया लगे होंगे। अपना स्वयं आकलन खुद कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।